नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे स्टडी चैनल सुपर 7 पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल में व्यापार वाणिज्य कैसा था तथा इस काल में कौन कौन सी शैलियों का विकास हुआ तथा जो महत्वपूर्ण घटना है उस समय प्रशासन वगैरह कैसा था वो पढ़ेंगे। इससे पहले जो मौर्योत्तर काल में जो राजवंश हुए उसके बारे में हमने जानकारी ले ली तथा उस राजवंश में महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हुई उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे जो मौर्योत्तर काल, जिसमें शिशुनाग वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश वगैरह आदि राजवंश थे, उनके काल में व्यापार वाणिज्य वगैरह कैसा था। तो जो मौर्योत्तर काल है वो व्यापार वाणिज्य के इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहा जाता है। स्वर्णिम काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौर्योत्तर काल से पहले जो इसकी पृष्ठभूमि है वो तैयार हो चुकी थी। जैसे जो मगध के आसपास का एरिया, वहाँ कृषि बहुत अधिक अच्छी व्यवस्था में होती है पाई गई, क्योंकि जो लोहे का उपयोग वहाँ बहुतायत से हुआ, जिसके कारण लोहे का कृषि क्षेत्र में भी उपयोग हुआ। इसके कारण कृषि की बहुत अच्छी स्थिति थी, ठीक है। तथा मुद्रा प्रणाली का जो विकास है वो इससे पहले प्रारंभ हो चुका था, जो धीरे धीरे यहाँ इस काल में आते आते बहुत अच्छे तरीके से फैल चुका, ठीक है। जो मौर्य और हिंदू यूनानी शासकों का योगदान माना जाता है वो मुद्रा प्रणाली में माना जाता है, जिसके कारण ये जो व्यापार वाणिज्य का जो मौर्योत्तर काल है वो बहुत अधिक फैला, ठीक है। और रेशम मार्ग जो है उस पर कुषाणों का अधिकार हो गया था। रेशम मार्ग कौन सा मित्रों? जो उत्तरी भारत से चीन होता हुआ मध्य एशिया से अफ्रीका तक जो रास्ता जाता था मार्ग, वो रेशम मार्ग कहलाता था। रेशम मार्ग चीन के द्वारा नाम दिया गया था। रेशम मार्ग के द्वारा ही प्राचीन काल में जो व्यापार वाणिज्य जो मध्य एशिया के साथ होता था वो इसी रेशम मार्ग के द्वारा ही होता था, जिसमें भारत से जो लौह अयस्क वगैरह तथा काली मिर्च वगैरह जो भी उस समय जो पदार्थ वगैरह का निर्यात होता था वो रेशम मार्ग के द्वारा होता था, ठीक है। ये काल रोमन साम्राज्य का उत्कर्ष काल कहा जाता है, ठीक है। जैसे रोमन साम्राज्य क्या था, भारत ने जो चीन और रोम के जो बीच की जो मध्यस्थता की भूमिका निभाई, इसे भारत से पहले जो है वो ईरान ये भूमिका निभाता था। लेकिन क्या हुआ, ईरान और रोम के मध्य जो शत्रुता की स्थिति हो गई, इसलिए ये जो मध्यस्थ की भूमिका वो भारत निभाना प्रारंभ किया। इसी काल में मौर्योत्तर काल में श्रेणी व्यवस्था है वो अपने चरम पे थी। श्रेणी व्यवस्था का मतलब किसी एक संगठन से होता है, एक संगठन बना लेंगे उसको श्रेणी, उस काल में श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी व्यवस्था उस समय अपने चरम पे थी, ठीक है। उत्पादनकर्ता जो होते श्रेणियों के रूप में संगठित होते थे। एक संगठन होता था, उसको श्रेणी नाम दिया गया, उसके रूप में संगठित होते थे। इन श्रेणियों के अपने कानून तथा न्यायालय होते थे तथा इनके अपने ध्वज और प्रतीक होते थे। मौर्योत्तर काल में ये श्रेणियां वो बैंकों का काम करती थी, अर्थात ये लोगों का धन जमा करती थी तथा लोगों को धन उधार भी देती थी, ठीक है। यहाँ के जो समाज थे वो कल्याण का कार्य भी करते थे। और उस समय जो तक्षशिला नगर का जो प्रशासन भी माना जाता है वो श्रेणियों के हाथ में रहा, ऐसा माना जाता है। और ये श्रेणी जो संगठन होते थे इन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए, ऐसा माना जाता है। रोम के साथ जो हमारा अधिकांश व्यापार है वो दक्षिणी भारत के माध्यम से होता था। तो वहाँ दक्षिण भारत में भी 68, पूरे भारत में 68 सिक्कों के ढेर मिले, जिसमें से 57 जो सिक्कों के ढेर है वो दक्षिण भारत में मिले। तो माना जाता है कि जो व्यापार वाणिज्य होता था रोम के साथ वो अपना दक्षिणी भारत के माध्यम से ज़्यादा होता था। दक्षिणी भारत में इस समय को जो नाम दिया गया वो संगम काल का नाम दिया गया जाता है, जिसको चरम काल भी, संगम काल का ही चरम काल कहा जाता है। उस समय संगम काल जो ईसा पूर्व 3री शताब्दी से लेके 3री शताब्दी ईस्वी तक जो काल माना जाता है दक्षिणी भारत में, उसको संगम काल जाता है, संगम काल कहा जाता है। संगम काल का अर्थ है जो तमिल भाषा के जितने भी संगम जो साहित्य की रचना होती थी उस समय वो उनको संगम साहित्य कहा जाता था। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी का जो दक्षिणी भाग था वो तमिल शासकों के द्वारा वहाँ राज किया जाता था, और जो संगोष्ठियाँ होती थी उनको संगम साहित्य वगैरह कहा जाता था। जो साहित्य के आधार पे होती थी उनको संगम साहित्य कहा जाता था। उसी संगम साहित्य के नाम पे इस काल का जो नाम रखा गया वो संगम काल रखा गया दक्षिणी भारत में, ठीक है।
इस काल की जो मुख्य घटना एक मानी जाती है, जो प्रथम शताब्दी में 46 ईस्वी में ग्रीक नाविक हिपालस ने हिंद महासागर में चलने वाली मानसूनी पवनों की खोज की, जिसके कारण क्या व्यापारियों के लिए वो सहायक सिद्ध हुई। उससे व्यापार को वहाँ से बढ़ावा मिला कि मानसूनी पवनों के साथ वो अपने जहाज लेके आते थे तथा जहाज लेके जाते थे मानसूनी पवनों के साथ। तो व्यापार वाणिज्य में जो ये मानसूनी पवनों की जो खोज की, उससे व्यापार वाणिज्य को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जो ये मौर्योत्तर काल में जो मूर्ति कला है, वो भारत में 3 प्रकार की मूर्ति कलाओं का विकास हुआ उस समय। इन 3 मूर्ति कलाओं में एक गांधार कला, एक मथुरा कला तथा अमरावती कला का विकास माना जाता है। गांधार कला जो मुख्यतः इनमें जो आपस में अंतर माना जाता है, गांधार कला वो भौतिकवादी विचारधारा से, यानी जो उस समय चित्रण किया गया वो गांधार कला में आता है। मथुरा कला में आध्यात्मिक तथा अमरावती कला में ये दोनों का समावेश मिलता है। गांधार कला में जो पत्थरों का प्रयोग किया गया है वो भूरे स्लेटी रंग के पत्थरों का प्रयोग किया गया। मथुरा कला में जो प्रयोग किया गया वो लाल स्लेटी कलर के पत्थरों का, जो लाल बलुआ कलर के पत्थरों का प्रयोग किया गया, तथा अमरावती की कला शैली में जो है वो संगमरमर पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे गांधार जो कला है, इस कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ। ठीक है, इंडो ग्रीक और कुषाण शासकों ने इसको संरक्षण दिया। जो इस कला पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव है वो बौद्ध धर्म का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रभाव के साथ इस पे विदेशी प्रभाव भी है। यूनानी, रोमन तथा पर्शियन प्रभाव, इनमें जो विदेशी प्रभाव है उसके अंतर्गत माना जाता है। इन यूनानी, रोमन तथा पर्शियन आदि जो विदेशी थे, इनका प्रभाव इसमें माना जाता है। इस कला में जो है आध्यात्मिक की बजाय भौतिकतावाद का जो है प्रभाव अधिक दिखता है। भौतिकतावाद मतलब उस समय जो संसार से हटके जो चीज़ें देखी जाती थी, अपने जीवन चरम सुख को जो देखा जाता था, उसी का प्रभाव ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसमें अधिकांश जो मूर्तियाँ वो बुद्ध, उनके अवतार मैत्रेय, ठीक है, उनकी मानी जाती है। बुद्ध की जो मूर्तियाँ हैं उस समय वो यूनानी देवता अपोलो की भांति बनाई गई है। ठीक है, जिसमें बुद्ध की जो मांसल देह, घुंघराले बाल तथा वस्त्र, बूट आदि बताए गए हैं उस मूर्ति कला में। इस कला में भूरे स्लेटी रंग के पत्थर का प्रयोग हुआ है। इसका जो मुख्य क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, गांधार कला का, वो उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से उत्तर पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान आदि क्षेत्रों में मिलता है। इसके जो मुख्य स्थल माने जाते हैं गांधार कला के, तक्षशिला, बमियान, भीमरान तथा हद माने जाते हैं। अगली जो अपनी कला है मौर्योत्तर काल की, वो मथुरा कला का विकास माना जाता है। इसका जो क्षेत्र है मथुरा, सांची, सारनाथ आदि क्षेत्र में इस कला का विकास हुआ, इसलिए इसे मथुरा कला कहा जाता है। यह विशुद्ध भारतीय कला है जिस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। ये राजकीय संरक्षण तथा लोक कला के संरक्षण में विकसित हुई। लोक कला मतलब जनता के संरक्षण में विकसित हुई है। इसमें बुद्ध, जैन व ब्राह्मण धर्म का प्रभाव माना जाता है। ठीक है, इसमें आध्यात्मिकता का प्रभाव अधिक है। और सबसे पहले बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो मथुरा कला में बनी थी। ठीक है, जबकि बुद्ध की जो सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनी है वो गांधार कला में बनी है, जबकि जो सबसे पहली जो मूर्ति बनी है वो मथुरा कला में बनी है, ऐसा माना जाता है। इस कला में बुद्ध को कृष्णकाय बताया गया है, मतलब लेकिन चेहरे पर तेज दिखाया गया है। ठीक है,